एपिसोड 47 घोर बेइज्जती। अदा अधिप के गले से लगी हुई थी और दिशा के साथ साथ आते जाते सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को ही देख रहे थे। अधिप ने मास्क लगाया हुआ था तो कोई उसको पहचान नहीं सकता था। अदा को अधिप को मास्क में देखने की आदत थी, इसलिए वो पहचान गई थी। लेकिन भले लोग अधिप को पहचान नहीं सकते थे, पर उसकी पर्सनैलिटी से अंदाजा लगा सकते थे। बंदे में दम है बॉस, कोई ऐसा ही ऐरा गेरा बंदा नहीं है ये। अदा का मन अधिप को हक करके भर गया था तो वो अधिप से थोड़ा दूर होने लगी। हालांकि अधिप का मन नहीं भरा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अभी तो उसको अदा के मन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, बाकी तो बस अदा एक बार ठीक हो जाए, फिर तो अदा के ऊपर अधिप का राज होगा। वो जो चाहेगा करेगा। 10 मिनट क्या, पूरा दिन अदा को हक करके बैठा रहेगा और अदा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इन सब में अभी थोड़ा टाइम था। अदा अधिप से थोड़ी सी दूर हुई और बोली, बॉस मुझे भूख लगी है। अधिप मुस्कुरा दिया और बोला, घर चलो। अदा भी मुस्कुरा के बोली, ओके, मैं अपनी बाइक लेकर आती हूँ। अधिप ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और बोला, नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी। अधिप थोड़ा नाराजगी से बोला, हाँ, उसकी क्लास तो मैं बाद में लूंगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बाइक छूने की। अदा उदास हो गई और बोली, सॉरी बॉस, पर मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने अच्छे से बाइक चलाई। अधिप अदा को घूर के देखने लगा। उसने अदा को बाइक के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि अदा की हाइट छोटी थी। अदा बाइक को बैलेंस करने के चक्कर में गिर सकती थी। अदा ने फिर मासूम सा फेस बना के कहा, प्लीज ना, मुझे निंजा चलाने दो, आप भी पीछे बैठ जाना, मैं क्यूट तनय के जैसे आपको गिराऊंगी नहीं। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और एक नजर तनय को देखा तो तनय अपने बालों में हाथ फेर के सीटी बजाते हुए इधर उधर देखने लगा। अधिप ने घूर के तनय को देखा और बोला, तुम तनय के साथ बाइक राइड पर गई थी। अदा अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ, और मैंने ना गलती से क्यूट तनय को गिरा भी दिया, हम दोनों रोड पर बीच गए थे। अधिप की आंखें बड़ी हो गई और वो अदा को घूरते हुए बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अदा फिर क्यूटनेस से बोली, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ, मैं तो क्यूट तनय की क्यूट गिलहरी हूँ, और क्यूट गिलहरी चुगली नहीं करती। क्यूट गिलहरी का पेट बहुत बड़ा है, क्यूट गिलहरी अपने पेट में कोई भी बात पचा लेती है। अधिप ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और फिर तनय की तरफ देख के बोला, तू घर पर मिल। तनय ने अपनी बतीशी चमका दी और अधिप के पास आके बोला, तू ही तो चाहता था तेरी बीवी तेरी जैसी बने, रफ एंड टफ, तो अब उसको चुगली करना थोड़ी ना सिखाऊंगा। दिशा वहीं खड़ी सब देख रही थी। जैसे उसके कानों में तनय की बात पड़ी तो दिशा के दिल में फिर लड्डू फूटने लगे। मतलब अदा शायद तनय की बहन होगी और वो पागल, उसने क्या सोच लिया। सच में दिशा ही गधी है। तनय और अदा दोनों कितने क्यूट है, दोनों दूर से देखने में ही भाई बहन लगते हैं। उसने दोनों को लवर कैसे सोच लिया। मतलब अब उसका पत्ता क्लियर है, वो तनय का पत्ता काट सकती है। अरे मतलब तनय के ऊपर चांस मार सकती है। क्या पता तनय ओहो, मतलब उसका होने वाला क्यूट तनय उससे पड़ जाए। हाय, उसकी तो निकल पड़ेगी, फिर तो वो सैफाली को जला जला के सीधा अंगारों पर बैठा देगी। लेकिन तभी दिशा के दिमाग में आया कि अदा इतनी छोटी है, उसकी शादी इतनी जल्दी हो गई। फिर दिशा ने खुद ही सोच लिया कि शायद अदा भी उसके जैसी किसी परिस्थिति से गुजर रही होगी, इसलिए अदा ने शादी कर ली। दिशा ने गहरी सांस भरी और फिर तनय के बारे में सोचने लगी। तेरी बीवी। दिशा इधर तनय के साथ ख्वाब सजा जा रही थी, वहीं बेचारे तनय की फिर से बैक सूजने की नौबत आ गई थी। तनय ने जैसे तैसे बात को संभालने के लिए अधीप से कहा, तू तो गिलहरी के पीछे बैठेगा नहीं, गिलहरी को ही अपने पीछे बैठा के घुमा दे।
अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वो मना करता उससे पहले अदा बोली, बॉस बाइक चलाएंगे और मैं पीछे बैठूंगी। तनय तुरंत बोला, हाँ। अदा पहले तो खुश थी, फिर उसने मुंह बना लिया और बोली, पर बॉस को बाइक चलानी आती है क्या? कहीं वो मुझे नीचे तो नहीं गिरा देंगे? ना ना, मुझे नहीं गिरना, मैं नहीं बैठूंगी। क्यूट तनय, मैं आपके साथ बाइक पर बैठूंगी। बॉस को बाइक चलाना नहीं आता। भाई साहब अब तो अपने हीरो के आन पर आ गई। उसकी बंदी ये समझती थी कि वो बाइक नहीं चला सकता। भाई साहब वो शरीफजादा हुआ था, पर आज भी बदमाशी भूला नहीं था। उसके कॉलेज के दिनों में वो क्या था? अदा अगर समझदार होती तो अपना हीरो अच्छे से बताता उसको। फिर तो अदा भी अपने हीरो के आगे पानी भरती। भाई अपना हीरो है, उसका भी जलवा अलग था क्या है? पर अब वो थोड़ा इज्जत से पेश आता है, वरना तो उसके भी पर्चे पूरे कॉलेज में बटे हुए थे। लड़की छोड़ अपने हीरो ने सारे कांड कर रखे थे। अदा अधिप को छेड़ के शांति से उसको देख रही थी, पर कुछ ही मिनटों में बेचारी खुद हर जगह से छिड़ने वाली थी। अधिप ने अदा को देखते हुए कहा, हम अभी बाइक से घर जाएंगे। अदा मुस्कुरा दी और बोली, अरे वाह, मतलब मैं बाइक चलाऊंगी। अधिप अदा को घूरते हुए बोला, चुपचाप पीछे बैठना। अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, फिर बाइक कौन चलाएगा? बोल के अदा अपने हाथ उठा के देखते हुए बोली, मेरे हाथ छोटू छोटू है, पीछे बैठ के आगे तक नहीं जाएंगे। अधिप ने अपनी आईब्रो उठा ली और बोला, मैं क्या तुमको दिख नहीं रहा? अदा मुंह खोल के हैरानी वाले एक्सप्रेशन देते हुए बोली, क्या आप चलाओगे? आपके पास बाइक है भी। अब तो अपने हीरो की घोर बेइज्जती थी भाई। अदा की बात पर तो तनय भी हंस दिया था। अधिप ने तनय को तिरछी नजरों से देखा और अदा को पार्किंग की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम आज गई, बहुत मुंह चलने लगा है तुम्हारा। अदा शांति से अधिप की गोद में लदी हुई थी। अधिप बाइक के पास आया और अदा को बाइक पर बैठा के उसको हेलमेट पहनाते हुए बोला, आज के बाद तुम बाइक का नाम भूल जाओगी। अदा कुछ नहीं समझी। वो तो उल्टा खुश थी, उसको फिर ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलेगी। पर बेचारी को नहीं पता था जल्द ही उसकी खुशी उसी ठंडी हवा में मिलने वाली है। अधिप अदा को लेकर चला गया था और दिशा अभी तक वही खड़ी सोच में डूबी थी। तनय भी जा रहा था कि उसकी नजर दिशा पर गई। तनय ने गुस्से में दिशा को बहुत तेज मार दिया था। सोच के इंसानियत के नाते तनय ने दिशा से पूछा, तुम ठीक हो? दिशा अपने सेंस में आई और तनय को देख के उसके दिमाग में फिर खुरापाती आइडिया आया और वो अपना पैर पकड़ते हुए बोली, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तुमने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं चल नहीं सकती। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तनय ने अजीब सा मुंह बना लिया। उसने मारा तो गाल पर था, दिशा पैर क्यों पकड़ रही थी? उसके मारने से दिशा के दिमाग की दिशा बिगड़ गई क्या? तनय सोच रहा था कि दिशा ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बहन की मदद की, फिर भी तुमने मुझे मारा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको मुझे मेरे घर तक छोड़ना होगा। तनय की आंखें बड़ी हो गई। ये अजीब लड़की थी, जबरदस्ती उससे लिफ्ट मांग रही थी। दिशा भी फुल टू नाटक करते हुए अपनी छाती पीट पीट के रोने का नाटक करते हुए बोली, हे ऊपर वाले, इस लाचार की मदद करो। मैं समय से घर नहीं पहुंची तो मेरी सौतेली माँ मुझे खाने को नहीं देगी। मदद करो इस गरीब की। तनय ने दिशा की नौटंकी देखी तो अपना सिर पीट लिया। दिशा तो तनय से भी ज्यादा नौटंकीबाज इंसान थी। वो तो तनय को भी फेल किए थी। तनय बेमन बोला, गला फाड़ना बंद करो, चलो घर तक छोड़ देता हूँ। दिशा तुरंत खुश हो गई और बोली, थैंक यू भगवान भला करे तुम्हारा।
तनय अच्छे से समझ रहा था दिशा नौटंकी कर रही है, लेकिन उसने बेमतलब उसको मारा था, इसलिए तनय ने पहली और आखिरी बार दिशा की हेल्प करने को सोचा था। लेकिन तनय कहाँ जानता था वो तो दिशा को छोड़ देगा। पर दिशा उससे किसी बदला लेने वाली नागिन के जैसे उसके गले से लिपटने वाली है। तनय बाइक लेकर आया तो दिशा झट से बाइक पर दोनों साइड पैर करके बैठ गई और तनय की कमर में हाथ रखते हुए बोली, चलो चलो जल्दी चलो। तनय ने दिशा के हाथ देखे तो चिढ़ गया और उसके हाथ अपनी कमर से हटा के झटकते हुए बोला, इज्जत से बैठो वरना किस सिग्नल पर गिरी मिलोगी पता भी नहीं चलेगा। दिशा ने मुंह बना लिया और तनय को मुंह टेढ़ा करके देखते हुए बोली, वो तुम्हारी बाइक ऊंची है, ऐसे मुझे बैठना नहीं आता, इसलिए सपोर्ट के लिए पकड़ा था। तनय बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, तो ऐसा करता हूँ, बाइक से तुमको बांध देता हूँ, तुम पीछे आराम से रेंगती हुई आ जाना, जमीन का अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा तुमको। दिशा ने गंदा सा मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, बेटा किसी दिन तुमको नोच के खा जाऊंगी, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो मुझे, तुम बस देखते जाओ आगे क्या हाल करूंगी तुम्हारा। तनय ने चुपचाप फिर बाइक आगे बढ़ा दी। पीछे दिशा बैठी तनय के साथ अपने फ्यूचर के सपने सजा रही थी। वहीं अदिप भी कॉलेज की भीड़ से बाहर निकल आया था। अभी तक भीड़ की वजह से अदिप बाइक धीरे ही चला रहा था। अदा भी मस्त बैठी इधर उधर देख रही थी। वो छोटी सी थी तो मस्त ऊंची सी सीट पर बिना अदिप का सपोर्ट लिए बैठी थी कि अचानक से अदिप ने स्पीड बढ़ा दी और एक ब्रेकर से गुजरते टाइम अदा संभल नहीं पाई और सीधा अदिप से आके चिपक गई। उसके हाथ भी अपने आप अदिप के शोल्डर पर आ गए थे। अदिप ने मिरर से अदा को देखा तो मुस्कुरा दिया। बाइक पर किसी लड़की के साथ उसका ये पहला एक्सपीरियंस था, बाकी अपने दोस्तों के साथ तो बाइक पर उसने बहुत लफादड़गिरी काटी थी। अदिप को अदा का ऐसे पास आना, शोल्डर पर हाथ रखना बड़ा अच्छा लगा। उसने तो चीड़ में स्पीड बढ़ाई थी ताकि अदा जान सके वो अभी बच्ची है अदिप के आगे, हर मामले में, फिर वो बाइक हो या कुछ और। लेकिन अदिप अब ये टच एंजॉय कर रहा था। पर अदा हर चीज से बेखबर, उसको तो बाहर चीजें देखने में मजा आ रहा था जो वो उस टाइम बाइक चलाने के चक्कर में नहीं देख पाई थी। अदा ने अदिप के शोल्डर से हाथ हटा लिया और ठीक से पीछे होकर बैठ के फिर इधर उधर देख के अपनी आंखें टिमटिमाने लगी। लेकिन इस बार अदिप ने जानबूझ के पहले ब्रेक लगाई, फिर स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अदा फिर उससे आके चिपक गई और उसके हाथ अदिप के शोल्डर पर आ गए, लेकिन इस बार अदा को हेलमेट सिर पर लगा तो वो अदिप से बोली, बॉस मुझे लगा आप अच्छे से चलाओ ना। अदिप ने हेलमेट के अंदर से मिरर में अदा को घूर के देखा। अदा फिर दूर हो रही थी कि अदिप ने अदा का हाथ पकड़ लिया और अदा का हाथ अपनी कमर पर रख के बोला, मुझे पकड़ के बैठो। अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, फिर मैं चारों तरफ देखूंगी कैसे। अदिप ने अदा का हाथ कस के पकड़ लिया और अपना राम बाण छोड़ते हुए बोला, मैं बॉस हूं ना तुम्हारा, तुम सब्जेक्ट हो मेरी, तुमको मेरे ऑर्डर फॉलो करने होंगे। अब अदा बेचारी क्या ही करती, उसने तुरंत दोनों हाथों को अदिप के पेट में फंसा लिया। अदिप मुस्कुरा दिया और एक हाथ से अदा का हाथ प्यार से पकड़े रहा। इस फीलिंग की बात ही कुछ और थी। भले अदिप ने अदा से ये फीलिंग जबरदस्ती ली हो, पर अदा भी एक दिन इस क्यूट सी फीलिंग्स हो जरूर महसूस करेगी। जहां अदिप ने सोचा था आज अदा को पवन देव के दर्शन कराएगा, अब वो इतनी नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहा था कि बेचारा स्पीड से साइकिल चलाने वाला भी आगे निकले जा रहा है। किसी ने सच कहा है, प्यार का मारा बड़े से बड़ा इंसान कुछ भी कर सकता है। प्यार के आगे फिर रुतबा, पोजीशन, आपका स्टेट कुछ मायने नहीं रखता। रखती है तो वो फीलिंग जो आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हो, और वही हाल अदिप का था।
उसने कभी नहीं सोचा था वो कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ के बाइक पर घूमेगा। पर लड़की अपनी क्यूट अदा जैसी हो तो बाइक क्या, बंदा तो अपना स्टेटस भूल के साइकिल पर भी बैठ के घूम ले। और वही हाल अधीप का था, जहां वो आधे घंटे में घर वापस पहुंच जाता वहीं वो 4 घंटे से रोड पर बस अदा का हाथ पकड़े बाइक पर घूमे जा रहा था। ना रास्ता पता था, ना कहाँ जाना है ये पता था, ना कोई मंजिल थी, ना दिमाग में कुछ चल रहा था। बस था तो अपने महबूब का हाथों में हाथ, और दिल में सकून भरी एक गुड़ वाली फीलिंग। अधीप की इस इश्क की खुमारी का भूत तब शांत हुआ जब बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। अब भाई बाइक तो मशीन थी, वो फीलिंग से नहीं पेट्रोल से चलती है। बाइक बंद हुई तो अधीप अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आया और उसको एहसास हुआ अदा उसकी पीठ पर सिर रखे उससे कस के चिपकी सो चुकी है। अधीप ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। वो भी जानता था उसने आज क्या पागलपन किया, पर जो भी हो इस फीलिंग में भी अपनी एक खास बात है। शाम को अदा सो के उठी और उछलते हुए रूम से बाहर आई तो अधीप हॉल के सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। जन्य भी उसके पास बैठा टेबल पर पेपर बिछाए बारी बारी पेपर्स देख रहा था। उस समय अधीप के पीछे जन्य गाड़ी लेकर घूम रहा था। बेचारे अधीप के चक्कर में जन्य को बेकार में रोड नापनी पड़ी थी, जिससे उसके बाकी के काम पेंडिंग थे। अदा अधीप को देख के मुस्कुरा दी और उसके बगल में आके बैठ गई और बोली, बॉस हम घर कब आए? बेचारी अदा इतनी नींद में थी कि उसको याद ही नहीं था वो कब घर आई। अधीप ने अदा को देखा और बोला, जब तुम सो रही थी। अदा अपने बाल खुजलाने लगी और बोली, वो पता नहीं क्यों अब बहुत नींद आती है। अधीप अदा की नींद की वजह जानता था। अधीप अदा को दवा दे रहा था। सुबह भी कॉलेज जाने से पहले अधीप ने अदा को दवा दी थी, उसी का नशा था अदा को। लेकिन अदा सुबह से भूखी थी तो अब उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। तनय भी चिप्स खाते हुए हॉल के पास आ रहा था कि अदा की नज़र उस पर गई। अदा तनय से चिप्स मांगना चाहती थी, इसलिए अदा तनय को आवाज देते हुए बोली, अबे सांड की आंख यहाँ आ। अधीप, जन्य, तनय तीनों के कान खड़े हो गए। बेचारा तनय तो कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगा कि शायद उसकी क्यूट गिलहरी ने किसी और ऐसा बोला होगा। लेकिन अदा की नजरें तनय के ऊपर ही थी। तनय ने रोने सी शक्ल बना ली और अदा के पास आके बोला, क्यूट गिलहरी ये तुम क्या बोल रही हो? अदा तनय के हाथ से चिप्स का पैकेट छीनते हुए बोली, सांड की आंख मुझे भी दो ना। तनय का तो मुंह ही हैरानी से खुल गया। जन्य भी शौक में था, लेकिन अधीप समझ गया था अदा फिर किसी और की बोली बोल रही है, इसलिए वो अदा से बोला, ये तुमको किसने सिखाया? अदा ने अधीप की तरफ देखा और मुंह में चिप्स रखते हुए बोली, दिशा मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। तनय की आंखें छोटी हो गई। अधीप भी अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड डॉट। अदा, हाँ दिशा मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे बताया। क्यूट, तनय का दूसरा नाम सांड की आंख है। तनय ने गंदा सा मुंह बना लिया और बोला, दिशा की बच्ची, मैं तेरी सारी दिशाएं बिगाड़ दूंगा। अधीप ने तनय की तरफ देखा, फिर अपना सिरना में हिला के अदा के हाथ से चिप्स का पैकेट लेते हुए बोला, ये बैड वर्ड है, ऐसे नहीं बोलते और ये चिप्स भी नहीं खाते, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अदा मासूमियत से बोली, ओके बॉस, पर मुझे बहुत भूख लगी है। अधीप ने अपना लैपटॉप साइड रखा और अदा का हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोला, चलो मैं तुमको कुछ खाने को देता हूँ। अदा अधीप के साथ चली गई। तनय अभी भी मुंह बनाए गुस्से में खड़ा था। सांड डॉट, क्या वो सांड डॉट? क्यूट, तनय सांड डॉट, वो दिशा को मार मार के बैल बना देगा। दिशा की हिम्मत कैसे हुई?
तनय सोच रहा था कि जन्य उसे देख के हंस दिया और बोला, वैसे सही नाम रखा है तेरा और बन हीरो, सॉरी सांड वाला हीरो। तनय ने जन्य की तरफ देखा और बोला, ले ले मजे, तुम सबको देख लूंगा। बोल के तनय घर से बाहर चला गया। जन्य मुस्कुरा दिया, फिर अपना काम करने लगा। रात को अदा सोने के लिए लेटने जा रही थी कि अधिप उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ घुमा के बोला, ये लो फोन, कल से तुम अपने साथ कॉलेज ये लेकर जाना। अदा ने फोन देखा तो मुस्कुरा दी। अदा के पास टैबलेट था तो वो फोन देख के बड़ी खुश हो गई थी। अधिप भी मुस्कुरा दिया और बोला, अब सो जाओ। अदा ने भी अपना सिर हिला दिया और फिर बेड पर लेटने जा रही थी कि उसको दिशा की बात याद आई। जब हम खुश होते हैं तो अपने पार्टनर को थैंक यू बोलने के लिए ऐसे किस करते हैं। अदा का फिर खुरापाती दिमाग घूमा और वो अधिप का हाथ पकड़ के रोकते हुए बोली, बॉस। अधिप पलट के बोला, हाँ बोलो। अदा अधिप को किस करने के लिए ऊपर उचकने लगी पर उससे हो नहीं पाया। तो वो अधिप की टी शर्ट खींचते हुए बोली, बॉस मुझे आपके बराबर पर आना है। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अदा को उठा के बेड पर खड़ा कर दिया और बोला, हाँ अब बोलो क्या बात है। अब अदा ऊपर और अधिप कुछ नीचे हो गया था तो अदा को अच्छा नहीं लगा। उसको तो बिल्कुल वैसे ही अधिप को थैंक यू बोलना था जैसे सैफाली ने पीयूष को बोला था, पर यहाँ अदा अपनी हाइट से मात खा रही थी। पर हमारी अदा थी, वो जो एक बार सोच ले करके रहती है। अदा ने इस बार सीधा अधिप से हेल्प मांगने की सोची और बोली, बॉस ऐसे नहीं, मुझे बिल्कुल आपके बराबर आना है। अधिप को समझ नहीं आ रहा था अदा करना क्या चाहती है। फिर भी जानने के लिए कि अदा के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बार अधिप ने अदा को गोद में ले लिया, जिससे अदा और उसका फेस एकदम बराबर पर आ गया। अधिप अदा को देखते हुए बोला, बोलो क्या बात है। अधिप के फेस के सामने आके अदा खुश हो गई और मासूमियत से बोली, वो आप मेरे पार्टनर हो ना, और आप तो हमेशा मेरे साथ भी रहते हो। अधिप थोड़ा खुश और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अदा उसको अपना पार्टनर समझती है, इस बात की खुशी और कंफ्यूजन इस बात का कि अदा आखिर बोलना क्या चाहती है। पर अदा तो वो कॉपी मशीन थी, जो उसको कोई सीखा देता था या बता देता था वो वही करती थी। और अदा के अनुसार अधिप ने अभी उसको खुशी दी और अधिप हमेशा उसके साथ रहता है तो अधिप भी उसका पार्टनर हुआ, इसलिए अपने पार्टनर को थैंक यू बोलना उसकी जिम्मेदारी थी। बस थैंक यू कुछ थोड़ा अलग टाइप का होने वाला था जिससे अधिप को झटका लगने वाला था। अधिप कंफ्यूजन में अदा को देख रहा था कि अदा अधिप से बोली, आपने मुझे खुशी दी तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अधिप गहरी सांस लेते हुए बोला, एक थैंक यू के लिए इतना ड्रामा। पर वो इतना ही बोल पाया था कि अदा ने अधिप का मुंह अपने होठों से बंद कर दिया। अधिप के बाकी के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए। अधिप टोटली शॉक था। शॉक क्या, बेचारा जम सा गया था। ये थैंक यू बोलने का कौन सा तरीका था? ये तो सांसें रोकने की साजिश थी। अदा बस अधिप के होठों को बस छू लेती थी तो अधिप की धड़कनें कुछ कम हो जाती थी। आज तो अदा पक्का उसकी धड़कनें ही रोक देगी। एपिसोड 48, किसा किलर। अधिप बोल रहा था और अदा ने अपने मुंह से अधिप का मुंह बंद कर दिया था। अधिप तो बेचारा पत्थर का बन गया था। अधिप की सांस मानो चलना ही भूल गई हो। आज पहली बार अधिप को ऐसा लग रहा था कि अदा की किस से अच्छा तो अदा का सीपीआर देना था। हाँ, अदा सीपीआर देते टाइम अधिप का मुंह चिर देती थी, पर कम से कम अधिप का दिल इस स्पीड से उबाले तो नहीं मारता था। ऐसे उसके दिल में ढोल, नगाड़े, आर्केस्ट्रा, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ तो भांगड़ा नहीं करते हैं। अदा के सीपीआर से कम अधिप अपनी सूद में तो रहता है।
अभी तो बेचारे का बस दिमाग बोल रहा है, क्यूट अदा प्लीज मेरे ऊपर तरस खाओ, मेरी सांसें रुक जाएंगी, प्लीज मुझे ऐसे किस मत करो। मैं मर गया तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा? मेरे नहीं पर अपने बारे में तो सोचो। तुम क्या ठीक से मेरी वाइफ बने बिना विधवा होना चाहती हो? अधिप का दिमाग बोलना चाहता था पर मुंह तो अदा रानी ने बंद कर रखा था। बोलना चाहता भी तो कैसे बोलता? भाई का दिल जो रेस में भाग रहा था, अब तो अपने हीरो का भी दिल अदा की किस में डूब चुका था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अदा एक अच्छे किस्सा किलर की तरह अधिप को डिप विथ सॉफ्ट किस कर रही थी। अब हमारी अदा रानी थी कॉपी मशीन की कार्बन कॉपी। जैसे सैफ अली को किस करते देखा सेम टू सेम वैसे वो अधिप की जान सुखा रही थी। अगर उसने कुछ अलग तरह से किस की तो अदा की कॉपी मशीन खराब नहीं कहलाएगी। अब भाई भोली हुई तो क्या हुआ, अपनी हीरोइन थी, उसकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि नहीं? ऐसे कैसे नॉर्मल सी किस करती अधिप को? वैसे अदा के किस करने के तरीके को देख के अदा को इमरान हाशमी की छोटी कार्बन कॉपी होने की पदवी देना गलत नहीं होगा, पर बेचारा आज अपना हीरो बुरा फंसा था। उसको पता होता कि उसकी क्यूट सी बीवी किसर किलर बनने वाली है तो वो अपना दिल मजबूत करके रखता। पर अब क्या ही कर सकते हैं, बेचारा अपना हीरो सोच रहा था। वो अपने दिल को पकड़े कि उसकी गोद में चढ़ी किसर किलर को। अधिप खाई में झूला झूल रहा था कि अदा की किस से अब उसकी सांस रुकी की तब, पर अपनी अदा रानी तो अपने काम में परफेक्ट थी, जिसका काम जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता वो अपने टारगेट को नहीं छोड़ती। ऊपर से अदा तो उतने टाइम तक अधिप को किस करने वाली थी जितनी देर तक सैफ अली ने पीयूष को की थी। आज तो अधिप की जान क्या किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, पसलियां, आंते, लिवर सभी सुखा जा रहा था। बेचारी अदा उसको ठीक से सांस जो लेने तक का मौका नहीं दे रही थी। अदा ने अधिप के होठों को प्रॉपर ब्लॉक करके रखा था। अधिप की जान जा रही थी, वहीं अपनी अदा रानी मस्त किस करते हुए अपने मन में काउंटिंग कर रही थी उसको कितने और नंबर तक अधिप को किस करनी है। अब भाई काउंटिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना, अपनी हीरोइन है, हर काम नेट टू नेट करेगी। फिर वो अधिप की सांसें कम करना ही क्यों ना हो। अधिप बेचारा अदा की किस का मारा धीरे धीरे उसकी किस में पूरी तरह खोने लगा। अदा सच में एक अच्छी किस्सा थी। अब भाई किस्सा बोलो या कॉपी मशीन, उसने जैसी किस देखी वो तो वैसी ही करके देगी ना। अब ये अधिप की प्रॉब्लम थी, वो अदा की किस कितनी देर तक और कैसे झेलता है, क्योंकि अदा को तो घंटा कोई फीलिंग आ रही थी। पर अधिप का दिल जमीन पर नागिन डांस करके बाहर आके डोर मैट जैसे अदा के प्यार में बिझने को तैयार था। पर अधिप बेचारा कहाँ जानता था अदा रानी तो कुछ ही मिनटों में उसके डोर मैट जैसे दिल पर पैर पोंछ के निकलने वाली थी, क्योंकि भाई अदा रानी की काउंटिंग पूरी जो होने पर आ गई थी। अधिप ने भी अदा को किस करने के लिए जैसे उसके होठों को पकड़ना चाहा, अदा तुरंत अधिप से दूर हो गई। बेचारे हमारे हीरो का एक बार फिर पोपट कट गया। उसके होठ एक बार फिर बस खुले के खुले रह गए। अदा अधिप को देख के मुस्कुरा दी और अपना मुंह जो लार से गिला हो गया था वो साफ करते हुए मासूमियत से बोली, ये थैंक यू इतना गिला गिला क्यों होता है, सूखा नहीं हो सकता क्या? अब मुझे बबल से अपना मुंह धोना पड़ेगा। ये क्या था, क्यों था, कैसे था? अधिप तो बेचारा झाड़ू मार के अर्श से सीधा फर्श पर लाके पटका गया था। यहाँ उसकी सांसें कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो अदा का अब अच्छे से थैंक यू लेना चाहता था तो अदा उसके ऊपर हाथ डॉट हाथ नहीं, मतलब मुंह साफ करके जा रही थी। अधिप का दिमाग तो बोल रहा था वो अपनी गोद में चढ़ी इस हार्ट फेल करने वाली लड़के के बाल नोच ले।
अब भाई हीरो है तो क्या हुआ, कोई उसके दिल के तार बस छेड़ के नहीं, पूरा उसमें शॉर्ट सर्किट करके जाएगा। तो भाई के अंदर सब कुछ जलेगा ना। अब फिर वो हीरो वाले पोजीशन को संभालेगा या फिर अपने चासनी जैसे फैले दिल को। बाल क्या ऐसी हालात में तो हीरोइन को सीधा छत से नीचे फेंक आए। पर यहाँ भी बेचारा अपना हीरो अदा से बुरी तरह मारा। क्या करता अदा में समझ होती, तो जैसे अदा ने अभी उसको रात में तारे के साथ साथ पूरे चांद के दर्शन करवाए। वो तो उसकी सांसें रोक के पूरा आसमान घुमा के लाता, और बस लाता नहीं, आसमान से ही सीधा नीचे धक्का भी दे देता। अब भाई अपनी हीरोइन को भी एहसास होना चाहिए ना, जब दिल के तार छिड़ते हैं तो कैसी बेचैनी होती है। पर अदा को क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए था? ना, बिल्कुल भी ना। अधिप उसको आसमान से धक्का भी दे देगा तो भी वो हवा में अपने आप को बैलेंस करने नीचे आराम से लैंड हो जाएगी। अब यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि अपनी हीरोइन हीरो से कम है के अपना दिल जला के बैठा सॉरी खड़ा हीरो अधिप चीड़ से अपनी हीरोइन अदा को देख रहा था। पर अदा हर एक इमोशंस, हर फीलिंग्स से बेखबर अधिप की गोद से नीचे उतरी और गंदा सा मुंह बना के बोली, छी छी गंदा गंदा, अब मैं ऐसे किसी को थैंक यू नहीं बोलूंगी, ना क्यूट तनय को और ना जन्य ब्रो को। अधिप की आंखें फैल के इस बार 10 नहीं 50 हो गई। ये क्या था? अदा क्या ऐसे ही थैंक यू सबको बोलने का सोच रही थी? अपने हीरो के दिल में आग लग गई। आग क्या भाई, आग के गोले ब्लास्ट होने लगे। अगर मानव रूपी बॉडी से आग के गोले निकलने की सुविधा होती तो अभी अधिप आग के गोले उगल रहा होता। अदा जाने को हुई तो जलन की फैक्ट्री। ओ अरे मतलब जलफुकड़े। अधिप ने अदा को पकड़ लिया और अपने बेहद करीब लाके उसको घूरते हुए बोला, तुमने किसी को ऐसे थैंक यू बोला तो होठों को काट के दीवार पर चिपका दूंगा। अदा अधिप को देखने लगी। उसको समझ नहीं आया अधिप अचानक से भड़कू जीव कैसे बन गया। अदा अधिप को देखने लगी। उसको समझ नहीं आया अधिप अचानक से भड़कू जीव कैसे बन गया। पर अपनी अदा रानी को कौन समझाए। इश्क, मोहब्बत, प्यार में अच्छे से अच्छे इंसान के दिमाग के द्वार बंद हो जाते हैं। फिर वो अपना सुपर हीरो अधिप द ग्रेट साइंटिस्ट क्यों ना हो। भले अधिप ने कितनी भी रिसर्च क्यों न की हो, दिल और प्यार की फीलिंग के आगे वो भी गली के उन लड़कों जैसा ही था जो अपनी प्रेमिका को अपने कजन से बात करते देख के भी जल के राख हो जाता है और तुरंत अपने कजन को ब्लॉक करने को बोलता है। वैसे ही अधिप की जलन में सोचने समझने की शक्ति शून्य हो चुकी थी। अदा अगर ऐसे किस वाला थैंक यू बोलने के लिए क्यूट तनय या बॉडी बिल्डर जन्य ब्रो के जरा भी पास जाती या फिर अदा के दिमाग में ऐसा कुछ भी आता, तो क्या वो दोनों अदा को आगे बढ़ने देते? कभी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं। साइड हीरो है तो क्या हुआ, हीरो तो है दोनों। उनकी भी पर्सनैलिटी अपने हीरो से कम है के? बिल्कुल भी नहीं। और भाई कुछ रिश्ते, कुछ सीमा, कुछ दायरा होता है कि नहीं। अदा ना समझ थी, उसके लिए तो तीनों समान थे। उसको अभी रिश्ते, दायरे, हर रिश्ते का अपना अलग दायरा होता है, किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं था। वो तो उस छोटे बच्चे जैसी थी जिसको चॉकलेट का लालच देकर कहीं भी ले जाया जा सकता था, जिसकी खुद की कोई बुद्धि नहीं थी। पर अपने जलन की दुकान वाले प्राणी को कौन समझाए जाके। अपना जल फुकड़ा प्राणी, अरे मतलब अपना हीरो भी सब अच्छे से जानता है, पर फिर भी जब अदा ऐसा कुछ बोलती है तो बेचारे की खिसक जाती है। फिर तो अपना हीरो बस जलता नहीं है, जलन बेचने तक पर आ जाता है। भाई 2 रुपए की आधा किलो जलन ले लो। अधिप अदा को घूर के देख रहा था कि अदा अपने दिमाग के गधे को चाबुक से मार के आगे बढ़ाते हुए सोच के बोली,
तो फिर कैसे थैंक यू बोलते हैं? अधिप चीड़ के बोला, मुंह से। अदा ने फिर अपने होठ देखे और कंफ्यूजन से बोली, पर मैंने तो मुंह से ही थैंक यू बोला। बोल के अदा फिर अपने होठों का पाउट बना के उचकते हुए अधिप के फेस के पास ले जाने लगी। ये लड़की सच में पागल हो गई थी और अधिप को ऐसे छेड़ छेड़ के उसको भी पागलों का सरदार बना के दम लेगी। ऐसे कौन छेड़ता है यार? दिल है हीरो का, कोई मशीन होती ना, जो कोई फर्क ना पड़े और ना वो अदा के जैसे बच्चा बना है जिसके साथ कुछ भी कर लो उसको घंटा कुछ समझ आना है। अदा अपने पंजों पर खड़ी अधिप को अपने होठों से पाउट बनाए उसके दिल में आग लगा रही थी कि अधिप ने अदा के होठों को हाथ से पकड़ किया और कस के दबाते हुए उसका सिर आगे पीछे करके बोला, शैतान की नानी, मुझे इतना भी ना छेड़ो कि मैं तुमको उठा के पटक दूं। अदा दर्द में अपने हाथ अधिप के हाथ पर मारने लगी पर बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अधिप ने अदा को आंखें छोटी करके देखा और बोला, तुमको बहुत थैंक यू बोलना है ना बेटा, तुम बस एक बार ठीक हो, तुम्हारे हर थैंक यू का जवाब डबल थैंक यू से दूंगा। जितना तुम अपनी हरकतों से मेरी जान लेने की साजिश रचती हो ना, तुम्हारी जान मैं एक बार में निकाल दूंगा। अपनी हर रुकी सांस का बदला तुमसे लूंगा। अगर तब तुम भागी तो तुम्हारी टांगे तुम्हारी बॉडी से अलग होकर दीवार पर टंगी होंगी। अधिप बोल रहा था लेकिन इस बार तो अदा उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो तो बस अधिप से अपने होठ छुड़ाना चाहती थी। अदा अपने पैर भी पटकने लगी। उसको दर्द हो रहा था। अधिप ने अदा का मुंह छोड़ दिया तो अदा ने अपने मुंह में हाथ रख लिया और बच्चों के जैसे मुंह बना के अधिप को देखने लगी। अधिप ने आंखें छोटी की और अदा को अपने कंधे पर उठा लिया। अदा हैरान हो गई। अधिप ने अदा को सोफे पर लाके पटक दिया। अदा की आंखें बड़ी हो गई। उसके बाल उसके फेस पर आ गए। अधिप नीचे झुका और अदा के बाल साइड करके बोला, आज तुम सोफे पर सोगी। अदा मासूमियत से बोली, पर मैं तो बेड पर सोती हूं ना। अधिप, हाँ पर आज सोफे पर सोगी। अदा, पर क्यों बॉस? अधिप, क्योंकि तुमने मुझे थैंक यू बोला तो मैं भी तुमको वेलकम बोलना चाहता हूँ। अदा मासूमियत से बोली, ऐसे वेलकम बोलते हैं? अधिप भी अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, जैसे तुम्हारे थैंक यू बोलने का तरीका वो था, तो मेरा वेलकम बोलने का तरीका ये है। अदा ने बेचारों सा मुंह बना लिया। ये कैसा वेलकम था? उसके पल्ले नहीं पड़ा। पर अपनी अदा मैडम को कौन बताए, जैसे उसके थैंक यू बोलने का तरीका हटके था, वैसे ही अधिप के वेलकम बोलने का तरीका हटके था। अब वेलकम बोलने के तरीके पर जाऊं या फिर अधिप के दिल की बेचैनी पर? अब इतनी डिपकिस के बाद वो अदा के साथ एक बेड पर कैसे सोता? ऊपर से अदा नींद में उसके साइड क्या? कभी उसके मुंह के ऊपर अपना सिर रख लेती है तो कभी पैर, कभी कभी तो पूरा ही ऊपर आके लेट जाती है। अब अपना हीरो इतनी बेचैनी झेल चुका था कि आज का उसका कोटा पूरा हो गया था। अब वो और अदा का करीब आना झेल नहीं पाएगा। अच्छा ये था कि वो पहले अदा की सॉफ्ट इंटेंस किस से थोड़ा संभल जाए। दूसरी तरफ तनय गुस्से में दिशा के घर पहुंचा। रात हो गई थी। दिशा के घरवाले होंगे इसलिए तनय मेन डोर को छोड़ के पाइप से चढ़ के छत पर आया और छत से घर के अंदर। उसने सोच लिया था आज वो दिशा की सारी दिशाएं बिगाड़ देगा। आज की बेइज्जती का बदला वो आज की आज लेगा। उस छिपकली की जाति की लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसको सांड बोलने की? सांड डॉट। आज तनय उसको सांड बन के ही मारेगा। दुनिया में और भी अच्छे अच्छे क्यूट जानवर है, वो छिपकली सी लड़की कोई और नाम नहीं दे सकती थी क्या उसको? आज तो दिशा रूपी छिपकली की पूंछ काट देगा तनय।
तनय घर के अंदर आया तो घर ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 3 छोटे छोटे रूम और एक हॉल था। तनय को पता नहीं था दिशा का रूम कौन सा है, लेकिन एक रूम की लाइट जल रही थी। तनय उस रूम की तरफ बढ़ गया। अब वो किसी का भी रूम हो, तनय किसी से डरता नहीं है। आज तो वो दिशा की सारी दिशाएं फाड़ देगा। सोचते हुए तनय ने रूम का डोर ओपन किया तो डोर लॉक नहीं था, डोर तुरंत ओपन हो गया और अंदर का नजारा देख के तनय की आंखें फट के 4 हो गई। अंदर दिशा कान में हेडफोन लगाए छोटा सा शॉर्ट पहने। वो शॉर्ट पहना ही क्यों था, ये सवाल था। इतना छोटा शॉर्ट तो छोटे बच्चे तक नहीं पहनते, ऊपर से छोटू सा टॉप जो कूदने पर ऊपर होकर पेट दिखा रहा था। दिशा गाना सुनते हुए बेड पर उछल उछल के गाना गा रही थी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तनय आंखें फाड़े दिशा को देख रहा था। दिशा भी तनय को इमेजिन करके ही गाना गा रही थी, पर तनय को अपना बदला लेना था। दिशा गई भाड़ में, आज तो वो दिशा की दिशा बिगाड़ के ही चैन की सांस लेगा। तनय दिशा के पास आया और बेड पर खड़ा होकर दिशा के कान से हेडफोन निकालते हुए बोला, तुम छिपकली सी औरत। पर तनय इतना ही बोल पाया था कि दिशा तनय को अपने रूम में देख के मानो बावली हो गई और उछल के तनय के गले पड़ते हुए बोली, हाय मेरा सपना इतनी जल्दी पूरा होगा, सोचा नहीं था। तनय इस रिएक्शन के लिए रेडी नहीं था तो संभल नहीं पाया और बेड पर धम से दिशा को लेकर गिर पड़ा। भाई अपने क्यूट तनय की भी बॉडी एक नंबर थी, बेचारे की बॉडी का भार बेड झेल नहीं पाया और गिरते ही टूट गया। तनय की तो आंखें फैल गई, पर दिशा मुस्कुरा दी और तनय के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर अपना सिर रखते हुए बोली, हाय तुम कितने बलवान हो। तनय शौक में दिशा को देख रहा था। दिशा के बोलने का मतलब क्या था? तनय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ता, उससे पहले दिशा उसके घोड़ों पर लगाम लगाते हुए आगे बोली, तुम तो मुझे आराम से भागा ले जा सकते हो, कोई बीच में आया तो अपनी इस बलवान बॉडी से उसकी बॉडी भी तोड़ सकते हो। तनय को झटके पर झटके लग रहे थे, वो तो यहाँ दिशा रूपी छिपकली की पूंछ काटने आया था, पर ये क्या हो रहा था उसके साथ? तनय को पता नहीं क्यों ऐसी वाली फीलिंग रही थी कि उसकी इज्जत पर हाथ पड़ने वाला हो। क्या होगा तनय के साथ? क्या क्यूट शेर तनय को शवा शेर मिल गया था? कैसे तनय अपनी डूबती इज्जत की लुटिया को बचाएगा?